जय जगन्नाथ। ऑनलाइन पद्य पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब भी हम किसी भी प्रकार के औषधि द्रव्य का संग्रह करने जाएं, तो क्या-क्या चीज़ों के बारे में हमको ध्यान रखना है। पहले तो हम सबको पता है कि हम जब किसी भी पेड़ पौधे के पास जाते हैं तो इसका करीब-करीब 12 हिस्से या 12 पार्ट्स ही हमारे काम में आते हैं। वो क्या-क्या है 12 पार्ट्स? एक पत्ता है, दूसरा है उसका फल है, फूल है, फिर इसका कांड है, मूल है, ठीक है? फिर इसका छाल है, फिर इसका पुष्प कलिका है, फिर इसका जो खीर है, फिर इसका गम है, गम जो निकलते हैं, हाँ, गम हो गया। फिर इसका जो सार है, फिर इसका सार है, कंद है, किसी-किसी पौधे का कौन कंद को भी हम कंद को भी यूज़ करते हैं, कंद, कंद, इसका फिर नेक्स्ट कंद है, कंद। तो ये 12 हिस्से हमारे काम आते हैं। तो ये जो 12 हिस्सा है, ये 12 हिस्से हमको प्रकृति के हिसाब से चयन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, संग्रह करना होता है। इसका एक टाइम होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया है कि छाल को कलेक्शन करने का एक समय होता है जो सर्वश्रेष्ठ लाभप्रद होता है। इसमें औषधि तत्व तो ज़्यादा मिलते हैं या इसका औषधीय प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो जो छाल होता है उसका सही समय है शरद का। सभी शरद ऋतु में यदि छाल को कलेक्शन कर दिया जाए और यदि वर्षों तमाम इसको हम यूज कर सकते हैं। छाल के लिए अच्छा समय है शरद काल। फूल और फल ये तो समय के हिसाब से पेड़ों में आते रहते हैं, तो इसके लिए कोई समय नहीं है। जब भी किसी पौधा में उसी के समय से, उसी प्राकृतिक समय से कोई फल आता है या फल कोई पुष्प आता है या फल आता है, तो वैसी समय ही उसको कलेक्शन कर लेना सही रहेगा। इसका जो मूल है, मूल के लिए आयुर्वेद बताता है कि हेमंत ऋतु में या शीत ऋतु में, शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में संग्रह का विधि है। उसी प्रकार इसका जो कंद है, कंद के लिए सही समय माना गया है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कंद को कलेक्शन कर लेना चाहिए। फिर इसका जो खीर है, खीर के लिए सबसे वो समय है, वो है शरद काल। इसमें जो खीर निकलता है, जैसे इसका पत्ता तोड़ने से खीर निकलता है, इसका फल तोड़ने से खीर निकलता है, इसका फिर ये जो इसका जो छाल को थोड़ा निकालने से, थोड़ा मतलब जख्म देने से या थोड़ा, हाँ, उसको उस छाल को थोड़ा डैमेज पहुंचाने से खीर निकलता है। आप लोगों ने देखे होंगे जो मतलब जो रबर का प्लांट होता है, आप देखे होंगे अनेक प्रकार का जो प्लांट्स होते हैं, उसका वार्क या छाल को जब हम थोड़ा हार्म करते हैं या थोड़ा जख्म देते हैं तो उसमें खीर निकलता है। तो इस प्रकार से हम इसी 12 जो हिस्से हैं, ये अलग अलग समय में इसको हम कलेक्शन कर सकते हैं। ये कलेक्शन, इसका टाइम इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद में कि इसी समय यदि हम कलेक्शन कर लेंगे तो इसमें औषधि प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये हो गया। बार के हिसाब से आयुर्वेद ये कहता है कि शनिवार और रविवार के दिन ही हमको ये सब औषधि द्रव्यों का कलेक्शन करना है। तो शनिवार और रविवार के दिन सब कलेक्शन कर देना है जितना हो सके। ये सबसे अच्छा समय होता है। बार के हिसाब से शनिवार और रविवार को श्रेष्ठ माना गया है। फिर आते हैं कि कौन से जगह पर हमको कलेक्शन नहीं करना है। ये जो औषधि द्रव्य जो होते हैं, ऐसे ऐसा जगह जो आयुर्वेद हमको सावधान करता है कि ऐसे जगह में यदि किसी जड़ी बूटियां हैं तो हमको उनके पास नहीं जाना है या कलेक्शन नहीं करना है। तो वैसा जगह है देवालय, मंदिर, जहाँ लोग ज़्यादा पैमाने पर उपस्थित रहते हैं सभा कर कार्य करने के लिए। उस जगह में भी ये
औषधि द्रव्य का संग्रह मना किया गया है। फिर है कि जहाँ किसी भी प्रकार का पेड़ है और पेड़ के नीचे यदि किसी औषधि द्रव्य हमको मिलता है, पेड़ के नीचे उसके मूल जगह के पास यदि हमको मिलता है तो भी हम उसी जड़ी बूटी को कलेक्शन नहीं करना है। एक अकाल जात है, अकाल जात मतलब असमय वो प्रकट हुआ है तो भी वो जड़ी बूटी को हमको कलेक्शन नहीं करना है। अर्ध दग्ध, अर्ध दग्ध, आधा जला हुआ है तो किसी कारण यदि फॉरेस्ट में फायर हो गया, जंगल में आग लग गया या किसी ने आग लगा दिया तो आधा जला हुआ किसी भी जड़ी बूटी को हमको कलेक्शन नहीं करना है। और है किसी एक विषाक्त नाला है, वहां पानी जा रहा है, विषाक्त पानी जा रहा है, उसी के आसपास यदि किसी जड़ी बूटी है तो उसको भी हमको कलेक्शन नहीं करना है। तो जहाँ विषाक्त जल है उसी के पास वाले जितने भी जड़ी बूटी हैं उनका हमको कलेक्शन नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट चीज है स्मशान है, ठीक है, जहाँ स्मशान है, ठीक है, स्मशान जगह से हमको कलेक्शन नहीं करना है। जहाँ कुएं हैं, कुएं के आसपास हमको कलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। और असमय प्रकट होने वाले जो भी जड़ी बूटी होते हैं ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो दिखाई दे भी उसको कलेक्शन नहीं करना है। यदि वो कीट भक्षित है, उसको कीट ने थोड़ा खा लिया है पत्ते को या उसका कांड को, टहनिया को यदि कीट ने ग्रास कर लिया है, खा लिया है तो भी इसको हम नहीं ग्रहण कर सकते। रास्ते में जो चीज मिलते हैं, रास्ता के साइड में जो होते हैं, ठीक है, वो भी सही नहीं रहता कलेक्शन करने के लिए। जो राह पर मिल जाते हैं, रास्ते में साइड्स में जो पथ पर मिलते हैं, ठीक है, जहाँ मनुष्य लोगों का आगमन ज्यादा रहता है उसी के साइड्स में या उसी रास्ते पे यदि किसी जड़ी बूटी मिलता है वो भी इतना प्रभावकारी नहीं रहता। तो ये सब नियम है, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीजों का एक नियम होता है, जड़ी बूटियों का भी कलेक्शन करने का विधि होता है। इसीलिए ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कलेक्शन करने जाएं तो हमारा जो औषधि है वो प्रभावहीन ना हो या कम गुणकारी ना हो। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा औषधि होता है जो जितना ज्यादा पुरानी होती जाती है उतना ही वो लाभकारी होता है। उनमें से जो सबसे आगे आता है वो है सेहत। सेहत जितना ज्यादा पुरानी होती जाती है उतना ही लाभकारी होता है। फिर है गुड़, गुड़ भी जितना ज्यादा पुरानी होती जाती है उतना ही लाभकारी है। घी, घी भी पुरानी जितना है उतना ही लाभकारी है। धनिया, पिपली, ठीक है, ये पिपली जो है ये पिपली भी उतना ही कामकारी है। गोमूत्र, गोमूत्र भी जितना ज्यादा पुरानी होती जाती है वो उतना ज्यादा प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से नक्षत्र में, नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। ये 27 प्रकार में कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो हमारे द्रव्य के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से और जो भी हम कलेक्शन करेंगे उसका कौन से नक्षत्र कौन से ग्रह के ऊपर वो आता है या उसमें कौन से ग्रह या नक्षत्र प्रभाव डालते हैं, इसको देखते हुए फिर ग्रह और नक्षत्र के बेसिस पे हमको फिर चयन करना पड़ता है कि कौन से द्रव्य हम सिलेक्शन करें या संग्रह करें। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।